क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2026 जारी की गई है। तो आज हम इसके विषय में समझेंगे और देखेंगे कि भारत की इसमें स्थिति क्या है, साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर इसमें किन उच्च शिक्षण संस्थानों अर्थात यूनिवर्सिटीज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्या भारत अपने पिछले परफॉर्मेंस को दोहराने में कामयाब रहा है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। देखिए, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2026 जो है जारी की गई है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो क्यूएस है यानी कि क्वार्टरली साइमंड्स जो है, इसका नाम आप काफ़ी सुनते होंगे क्योंकि जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करने के लिए ये काफ़ी जाना जाता है। इसी ने एशिया की यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है, हाल ही में जारी की गई है। तो ये क्या है? तो ये स्थित है कहाँ पर? लंदन में, याद रखिएगा, लंदन में ये स्थित है और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1990 में ये स्थापित हुआ था और विश्व स्तर पर जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो गई, चाहे वो कॉलेजेस हो गए या अन्य उच्च शिक्षण संस्थान हो गए, उनके तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कुछ इसके क्राइटेरियाज होते हैं जिसके आधार पर ये तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी रैंकिंग को जारी करता है। अब वो क्या-क्या क्राइटेरिया हो सकता है? तो वो हो सकता है कि एकेडमिक उसका रेपुटेशन कैसा है, वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, वहाँ के जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने का काम हर यूनिवर्सिटी करता है, तो वहाँ के शिक्षक जो है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी रेपुटेशन क्या है या अन्य एम्प्लॉयर जो है, उनकी रेपुटेशन क्या है? साथ ही साथ सीखने और पढ़ाने का एनवायरनमेंट कैसा है? यानी कि फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो क्या है? क्योंकि फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो अगर आप कहेंगे, देखेंगे, इसकी तुलना की जाती है, इस पर भी अंक दिए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर अनुसंधान प्रभाव यानी कि रिसर्च इम्पैक्ट क्या है? यानी कि वहाँ पर जो भी साइटेशन पर फैकल्टी है, वो क्या है? उसके आधार पर भी अंकन होता है, उसके आधार पर भी नंबर दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ पर क्या स्थिति है, यानी अंतर्राष्ट्रीयकरण कितना हुआ है? इसका मतलब चाहे वो फैकल्टी हो गई, फैकल्टी का रेशियो, उसमें इंटरनेशनल लेवल की कितनी फैकल्टीज़ हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो क्या है? इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय सूचियों में से ये एक है और छात्र, शिक्षाविद, नीति निर्माताओं को, ये विश्वविद्यालयों को उनकी वैश्विक स्थिति क्या है उसको जाँचने के लिए, परखने के लिए ये काम आता है, क्योंकि उनके प्रदर्शन को इसी में दी गई रैंक के आधार पर ये समझने का काम करता है। तो आप जान गए क्वार्टरली साइमंड्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्यूएस कहते हैं, इसी के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्यूएस रैंकिंग में जो एशिया के लिए जारी की गई है। अब यहाँ पर जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें शीर्ष संस्थान कौन से हैं उस पर हम ध्यान देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें 1500 से ज़्यादा संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है। यानी 1500 से ज़्यादा संस्थानों को देखा गया, विभिन्न मानदंड जो अभी पीछे बताए गए, उसके आधार पर इनका मूल्यांकन हुआ, जिसमें 550 से ज़्यादा नई यूनिवर्सिटीज़ थी। यानी कि न्यू यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री कितनी हुई? 550 से ज़्यादा हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नए खिलाड़ी शामिल होंगे तो खेल का जो रिजल्ट होगा वो भी बदलना स्वाभाविक है। अब इसमें यूनिवर्सिटीज ऑफ हांगकांग ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आप पहले स्थान पर देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज ऑफ हांगकांग, जो कि हांगकांग का है। इसने पहला पहला स्थान अपना सुनिश्चित किया है। और पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चीन पहले पहले पायदान पर था, इसको इसने क्या किया? पछाड़ दिया। यानी कि पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन को पछाड़ते हुए इसने पहला पहला स्थान जो है वो हासिल कर लिया। अब क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रुझान की अगर बात करें, तो कुल अगर विश्वविद्यालय की संख्या के आधार पर आप देखें तो टॉप पर चीन है। चीन के सर्वाधिक विश्वविद्यालय इस लिस्ट में है, यानी कि चीन के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कितनी संख्या है? तो 395, याद रखिएगा। 395 यूनिवर्सिटी जिसकी है, जो कि इस लिस्ट में शुमार है, तो सबसे ऊपर चीन है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चीन के बाद आप देखें फिर सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय चीन के हैं। भारत के कितने हैं, सवाल ये उठता है। तो भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या 294 है, याद रखिएगा। 294 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में भारत की हैं। इसी तरह से जापान के 146 है, 146 है, दक्षिण कोरिया के 103 हैं और पाकिस्तान के 82 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में शुमार है। फिलीपींस के 35 विश्वविद्यालय हैं, पिछले वर्ष से 11 अधिक हैं। यानी कि फिलीपींस ने कुछ नई एंट्रीज इस लिस्ट में अपने विश्वविद्यालयों की लाने में सफलता अर्जित की है। भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 50 में नहीं है, इसलिए हमारे लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। अब ये क्यों है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये आप रैंकिंग देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग पहले पर है, पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग चीन की दूसरे पायदान पर है, तीसरे पे फिर से सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, चौथे पे फिर सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। फिर इसके बाद चीन की यूनिवर्सिटी आपकी फुदान यूनिवर्सिटी संघाई की है। इसके अलावा हांगकांग की फिर 3 यूनिवर्सिटीज आपको क्रमशः यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिर चीन की यूनिवर्सिटी सिंघुआ यूनिवर्सिटी है और 10th पे फिर हांगकांग की। तो हांगकांग और यहाँ पर चीन, इनका यहाँ पर दबदबा आपको दिखाई दे रहा है टॉप 10 में। टॉप 10 में भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। भारत की यूनिवर्सिटीज जो लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर सकी, उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो भारत की जो 59वें पायदान पर पहली एंट्री आपको दिखाई दे रही है आईआईटी दिल्ली के रूप में, फिर 64वें पायदान पर आईआईएससी बेंगलुरु है, 70वें पर आईआईटी मद्रास है, 71वें पे आईआईटी बॉम्बे,
फिर आईआईटी कानपुर 77वें पे, फिर आईआईटी खड़गपुर भी इसी स्थान पर, आईआईटी रुड़की 114वें, 115वें पर आईआईटी गुवाहाटी, 156वें पर बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 206 पे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। फिलहाल अगर आप देखें तो कुछ आईआईटीज इंडिया की जो है टॉप 100 में जगह बनाने में ये कामयाब रही हैं, लेकिन टॉप 50 में इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटीज नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि उसका कारण क्या है, तो उसके कारण पर भी एक नजर डालना जरूरी है। दरअसल जो सारे अंक मिलते हैं वो अलग अलग चीजों के लिए मिलते हैं, जो शुरू में आपको बताए गए, यानी कि साइटेशन पर पेपर क्या रहा, उसका रेशियो क्या है। जैसे आईआईटी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, आईआईटी दिल्ली को आप देखेंगे उसका स्कोर कितना है, तो 31.5 उसका स्कोर है। किस श्रेणी में, तो इसका शोध प्रभाव, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है, रिसर्च इम्पैक्ट है, उसका स्कोर है। जबकि आईआईटी बॉम्बे का स्कोर और भी कम है, 20 है। जबकि शीर्ष जो 10 संस्थान होते हैं, टॉप 10 में जो संस्थान होते हैं, उनका अंक जो होता है वो 90 प्लस होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसी तरह से फैकल्टी स्टूडेंट का जो अनुपात है वो भी कमजोर है। आईआईटी खड़गपुर का उदाहरण ले लीजिए, उसका अनुपात अगर फैकल्टी और स्टूडेंट का अनुपात आप देखेंगे तो 16.5 है। जबकि जो टॉप संस्थान होते हैं, आईआईटी दिल्ली का भी 40.9 है। तो इसको और सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जो टॉप संस्थान होते हैं वहां पर ये अनुपात अगर आप देखेंगे तो 80 से 90 के बीच में होता है। उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो ये अनुपात काफी कम है, यानी कि फैकल्टी और स्टूडेंट का जो रेशियो, उस पर भी काम करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीयकरण बहुत कम हुआ है, यानी कि जो विदेशी छात्र हैं और जो विदेशी शिक्षक है, उनका भी अनुपात बढ़ाने की जरूरत है। वो 2.5 से 12.3 के बीच है। जबकि टॉप 10 के जो संस्थान होते हैं उसमें ये 100 तक जाता है स्कोर। तो सीमित संसाधन पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है, यानी कहीं ना कहीं जो विदेशी फैकल्टी या छात्रों की कमी का कारण होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या संरचनात्मक जो कमजोरी है वो होती है। संरचनात्मक कमजोरी पर और ध्यान दिए जाने की जरूरत है। फिलीपींस की यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़कर 35 हो गई है, यानी कि 11 पायदान, 11 यूनिवर्सिटीज की नई एंट्री वो कराने में सफल रहा है। अच्छा, भारत टॉप 50 में अगर जगह नहीं बना पाया है तो उसके लिए ये भी एक कारण है कि विशेष तौर पर इस एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात कर ले, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज की जो नई एंट्रीज हुई हैं उसकी वजह से भी, और उनका परफॉर्मेंस लगातार सुधरता हुआ जो दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से भी भारत को नई प्रतियोगिता में नए अपने प्रतिभागियों के साथ अब इसमें शामिल होना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कि कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए भारत को अब इन चीजों पर और ध्यान दिए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। तो चलिए अब अभ्यास प्रश्न छोड़ते हैं आपके, जिनमें एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ। विकल्प ए पेकिंग यूनिवर्सिटी, बी नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, विकल्प सी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, या विकल्प डी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।